मैप वर्क के ऊपर ये एक वीडियो एंड दैट्स इट। क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के मैप वर्क के ऊपर ये एक एक्सटेंसिव वीडियो होने वाला है। और जैसा कि आपको पता है कि पॉलिटिकल साइंस का मैप वर्क ज़्यादा तकलीफ देता है, क्योंकि हिस्ट्री में हमारे पास क्या है कि डिफाइंड सिलेबस। पॉलिटिकल साइंस में ऐसा नहीं है। हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट इवेंट्स, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, उनसे रिलेटेड स्टेट्स, इन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए। और डायरेक्ट क्वेश्चन भी नहीं पूछते हैं, वो कई बार ऐसा घुमा के क्वेश्चन पूछेंगे कि इंडिया के फर्स्ट कैबिनेट के जो हेल्थ मिनिस्टर थे वो किस स्टेट से बिलोंग करते, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो उन सभी चीज़ों को कवर करते हुए ये एक वीडियो आप देखो एंड दैट्स इट। ठीक है, वो सारी चीज़ें इसमें कवर करवा दी गई। इंपॉर्टेंट फैक्ट उस पर्सनालिटी से रिलेटेड होगा, उस प्लेस से रिलेटेड होगा, वो सारी चीज़ें कवर कर दी गई। और क्योंकि वो सारी चीज़ें कवर है तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो आप टाइम स्टैम्प्स का यूज़ कर सकते हो, डायरेक्टली चैप्टर पे जंप कर सकते हो। और हाँ, आपको बता दूँ कि जो बोर्ड के समय बच्चे देख रहे हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सीवीटी से रिलेटेड बहुत सारी कंटेंट्स ब्लेड लर्न K12 चैनल पे आ रहे हैं। और आपको पता ही है कि ह्यूमैनिटीज़ के लिए सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं, नोट्स है, वीडियोज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो आप ज़रूर फिगर आउट कर सकते हो उनको प्लेलिस्ट सेक्शन में विजिट करके। और हाँ, इस सेशन का जो PDF है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। एंड अब स्टार्ट करते हैं, चलते कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चैप्टर चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग से। तो इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं सबसे पहले उनको देख लेते हैं। सो कम्युनल जोन्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। कम्युनल जोन्स दरअसल वो एरियाज थे जो कि पार्टीशन में सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे। उन एरियाज में माइनॉरिटीज़ के खिलाफ जो एट्रोसिटीज़ एंड वायलेंस है वो सबसे ज़्यादा हुए थे, इसलिए उनको कम्युनल जोन्स कहा जाता है, क्योंकि कम्युनल जोन्स में डिवाइड हो गए थे वो एरियाज। और ऐसे एरियाज थे लाहौर, अमृतसर एंड कोलकाता। राइट, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि लाहौर कहाँ पे आता है। देखो, लाहौर जो है ना वो पंजाब का ही पार्ट हुआ करता था, लेकिन जब पार्टीशन हो गया उसके बाद ये पाकिस्तान का पार्ट बन गया, तो पाकिस्तानी पंजाब का ये पार्ट बन गया है। तो अगर आप इंडियन पंजाब को लोकेट कर पाओगे तो बिल्कुल पास में ही आपको लाहौर मिल जाएगा, क्योंकि वो पाकिस्तानी पंजाब का पार्ट है। तो इंडियन पंजाब कहाँ है? ये रहा इंडियन पंजाब। ठीक है, और इसके बगल में आपको लाहौर मिल जाएगा, तो इस पार्ट को आप लोकेट कर सकते हो लाहौर के तौर पे। राइट, उसके बाद अमृतसर की बात आती है, तो अमृतसर पता होना चाहिए, दैट इज ऑल्सो इन पंजाब। राइट, वो इंडियन पंजाब का पार्ट है। अमृतसर में जालियांवाला जो बाग मैसेकर था 1919 में, वो भी हुआ था। राइट, तो ये चीज़ है, ये आपको भी यहाँ पर लोकेट हो जाएगा। एंड उसके बाद कोलकाता की बात आती है, तो कोलकाता कहाँ पे है? तो वेस्ट बंगाल का जो कैपिटल सिटी है वो कोलकाता है। तो वो वेस्ट बंगाल ये रहा आपका। ठीक है, ये सुंदरबन डेल्टा एंड ऑल, तो इस तरीके से ये वेस्ट बंगाल है। ठीक है, इसमें आपको कोस्टल सिटी नीचे की तरफ आपको मिल जाएगा कोलकाता, तो ये सी वाला जो पार्ट है दैट इज कोलकाता, वो यहीं पर। उसके बाद गांधी जी से रिलेटेड दो एरियाज हैं इस चैप्टर में। फर्स्ट इज कोलकाता। कोलकाता इसलिए क्योंकि आज़ादी के दिन 15 अगस्त 1947 के दिन वो कोलकाता में थे गांधी जी, और वहाँ पर जो वायलेंस हो रहा था उस चीज़ को शांत करने के लिए वहाँ पर गए थे। तो अगेन कोलकाता डी से आप लोकेट कर सकते हो। एंड दिल्ली की बात है, तो दिल्ली गांधी जी गए थे जब वहाँ पर मुस्लिमों के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन हो रहे थे, वायलेंस काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, तो उस चीज़ को शांत करने के लिए गांधी जी वहाँ पर पहुँचे थे। तो दिल्ली आपको यहाँ पर मिल जाएगा, बहुत छोटा सा एक एरिया है ये, सेंटर में आपको मिलेगा, और यहाँ पे है दिल्ली। राइट, तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद प्रिंसली स्टेट की बात करते हैं। प्रिंसली स्टेट का किस प्रकार से इंटीग्रेशन हुआ इंडिया में, सरदार पटेल का क्या कंट्रीब्यूशन था, इन सब के बारे में आपने चैप्टर में तो ज़रूर पढ़ा होगा। तो कुछ प्रिंसली स्टेट जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज ट्रावनकोर। ट्रावनकोर इसलिए क्योंकि ट्रावनकोर के राजा ने मना कर दिया था शुरू में कि हम इंडिया का पार्ट नहीं बनेंगे। तो ट्रावनकोर कहाँ पे पड़ता है? तो दरअसल अभी के समय का जो केरला है ना, केरला कौन सा है? ये है केरला। सबसे नीचे में आप देखोगे तो लेफ्ट साइड में जो स्टेट है दैट इज केरला, और राइट साइड में है तमिलनाडु। तो केरला में आप ट्रावनकोर को लोकेट कर सकते हो। तो ये कुछ नीचे वाला पार्ट था वो ट्रावनकोर हुआ करता था, तो दैट इज राइट। उसके बाद जूनागढ़। जूनागढ़ आपके गुजरात का पार्ट बनता है, तो गुजरात में आपको मिल जाएगा जूनागढ़। जूनागढ़ के राजा ने तो इवन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पाकिस्तान के साथ साइन कर लिया था कि उसको पाकिस्तान में जाना था, तो ये हो गया जूनागढ़। उसके बाद कश्मीर। कश्मीर ये वाला पार्ट हो गया जिसमें जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है जिसको 31 अक्टूबर 2019 को हम लोगों ने अप्लाई किया था, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट था, उसको हम लोगों ने 2 यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट कर दिया, जिसमें ये जो बड़ा वाला पार्ट आप देख रहे हो ना दैट इज़ लद्दाख। बच्चे इस चीज़ में थोड़ा सा गलती कर देते हैं कि बड़े वाले पार्ट को जम्मू एंड कश्मीर मान लेते हैं, नहीं, वो लद्दाख है। एंड जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है छोटा सा, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। एंड दोनों यूनियन टेरिटरीज हैं जिसमें जम्मू एंड कश्मीर के पास लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। राइट, उसके बाद हैदराबाद की बात आती है, तो हैदराबाद का एक एग्जैक्ट कोई लोकेशन नहीं है। प्रेजेंट डे जो ये है वो आपका तेलंगाना की राजधानी है। तेलंगाना तो ये रहा। ठीक है, जो आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था 2014 में।
बट उस समय के हैदराबाद प्रिंसली स्टेट की बात करूँ तो काफ़ी बड़े इलाके में फैला हुआ था। इसमें महाराष्ट्र, कर्नाटका, प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन सब के इलाके उसमें मिले हुए थे। तो हैदराबाद था और उस समय वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट था इंडिया में। और इसके जो निज़ाम थे मीर उस्मान अली खान, वो तो उस ज़माने के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑन अर्थ, इतनी उनकी शोहरत थी और इतनी उनके पास दौलत हुआ करता था। तो ये कुछ एरियाज़ हैं। उसके बाद बात आती है मणिपुर की। मणिपुर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ के जो राजा थे बोधा चंद्र सिंह, उन्होंने इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन कर लिया था बिना असेंबली के कंसल्ट के, और इसके कारण काफ़ी सारे टेंशन्स क्रिएट हो गए थे। और इवन कि 1948 में जो वहाँ पर जो यूनिवर्सल डेट फ्रेंचाइज के आधार पर इलेक्शन हुए थे, ये अपने आप में पहली बार था इंडिया में, क्योंकि इंडिया में अभी तक यूएफ के आधार पर इलेक्शंस नहीं हुए थे। तो मणिपुर कहाँ पे? तो देखो, मणिपुर के बारे में पता होने से पहले ना आपको नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप अच्छे से लोकेट कर पाओगे, ना केवल मणिपुर में बल्कि नॉर्थ ईस्ट के जो और भी स्टेट्स हैं उनके बारे में। तो देख लेते हैं हम लोग सबसे पहले किस तरीके से हम लोग लोकेट करेंगे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट को। देखो, कभी भी नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट्स हैं ना, उनको आप एक ट्रायंगल के आधार पे स्टडी करना और उस तरीके से लोकेट करना। अब देखोगे भी तो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट कुछ ऐसे ही बने होते हैं, ट्रायंगल के आधार पे एक एंगल बना होता है, तो वो चीज़। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं? सबसे पहले मेघा आती है, फिर सैम आता है, फिर इसमें अरुण आता है, उसके बाद ये नीचे आओगे राइट साइड में तो नाग आता है, उसके बाद मनी, उसके बाद राम, ये जो है ना ये राम, उसके बाद ये वाला जो है दैट इज़ पुर, या मैं यही लिख देता हूँ, बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये जो स्टेट हैं इनके बारे में देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा। मेघा, सैम, अरुण, नाग, मनी, राम, पूरा। क्या है स्टोरी? मेघा, सैम और अरुण तीनों दोस्त थे। ठीक है, तीनों क्लासमेट थे, आप की तरह क्लास 12 के एग्ज़ाम को दे रहे थे, लेकिन एग्ज़ाम देने से पहले इनका मन किया कि बहुत पढ़ लिए हैं, बहुत सारा अटेंशन ले लिए हैं सर में ब्लेड रनर के, तो 2 घंटे के लेक्चर्स देख लिए, अब बहुत सर दर्द कर रहा है, अब हमें घूमने चलना चाहिए। कहाँ पे चलेंगे घूमने के लिए? तो मेघा, सैम और अरुण ने डिसाइड किया कि वो नागमणि देखेंगे, और नागमणि देखने के लिए वो रामपुरा गए थे। ठीक है, इस तरीके से आप इस स्टोरी को याद रखना। क्या? मेघा, सैम और अरुण नागमणि देखने रामपुरा गए थे। अब देखो कैसे बनता है ये पूरा। ये देखो, सबसे पहले देखो, ये तो आपको पता होगा ना कि ये वेस्ट बंगाल है एंड उसके बगल में ये बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश को मत इंडिया में मिला लेना, ठीक है, वो पहले हुआ करता था, अखंड भारत वाला वो चीज़ बाद में देखेंगे, पहले अभी देख लेते हैं कि अभी तो ये बांग्लादेश है। उसके बाद स्टार्ट करेंगे इस तरीके से, मेघा अर्थात मेघालय। ठीक है, उसके बाद सैम मतलब आसाम। हालांकि आसाम को पहचानना और भी आसान है इस तरीके से, क्योंकि आसाम जो है ना वो ए आकार में आपको मिलेगा, ए के तौर पे मिलेगा। तो एनीवे आसाम, और अरुण मतलब अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश इसलिए भी इंपॉर्टेंट क्योंकि ऊपर चाइना से इसका लगता है और काफ़ी ज़्यादा टेंशन्स भी इस एरिया में होते हैं, तो वैसे भी आप कर सकते हो कि अरुणाचल प्रदेश ऊपर में है, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद मेघा, सैम और अरुण नागमणि देखने के लिए, तो नाग मतलब ये वाला स्टेट मतलब नागालैंड, मणि मणि मतलब मणिपुर, और मणिपुर मतलब नागमणि देखने कहाँ पर गए? रामपुरा गए। रामपुरा मतलब मिजोरम, मिजोरम का राम, और पूरा मतलब त्रिपुरा, ये जो स्टेट है ना दैट इज त्रिपुरा। ये 7 स्टेट जो हैं इनको हम लोग 7 सिस्टर स्टेट कहा जाता है, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट। इसके अलावा एक और स्टेट है यहाँ पर, वो 7 सिस्टर्स में नहीं आते, बट ये स्टेट है दैट इज सिक्किम, ये ऊपर में स्टेट। ठीक है, ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहता है क्योंकि यहाँ पे भी चाइना के काफ़ी ज़्यादा मतलब होते रहते हैं यहाँ पे झड़प, चाइना इंडिया में। और ये तो आपका भूटान हो गया, सॉरी, हाँ ये तो आपका फिर भूटान हो गया। तो ये पूरा है। तो मणिपुर कहाँ पर है? तो मणिपुर ये रहा, तो मणिपुर को आप यहाँ पर लोकेट कर लोगे, और मणिपुर का कौन सा कोड है? ई कोड है, तो यहाँ पर आप कर सकते हो। इस तरीके से आपके नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं वो आपके क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद आते हैं हम लोग रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स के बारे में। तो आपको पता होगा कि किस प्रकार से स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, और
सबसे पहले जो लैंग्वेज के आधार पर रिऑर्गनाइजेशन होता है वो आंध्र स्टेट का होता है। पोट्टी श्रीरामुलु जो कि गांधी लीडर थे, उन्होंने आमरण अनशन किया था और उस आमरण अनशन के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है और उस मृत्यु के बाद बहुत ज़्यादा वायलेंस शुरू हो जाता है और फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया कि हाँ, हम लैंग्वेज के आधार पर स्टेट बना देंगे। तो आंध्र स्टेट पहला स्टेट बना था जो कि लैंग्वेज के आधार पर इंडिया में रिऑर्गनाइज किया गया था। दरअसल डिमांड यही थी कि जो मद्रास स्टेट है उसमें से जो तेलुगु बोलने वाले एरिया हैं उसको अलग करके एक अलग स्टेट बनाया जाए। तो आंध्र स्टेट कौन सा है? तो अभी के समय का अगर आंध्र प्रदेश देखें तो दैट इज दिस, एंड ये रहा आपका आंध्र प्रदेश, राइट, आंध्र प्रदेश, राइट। तो ये है, उसके बगल में आप देखोगे तो ये तेलंगाना है। तो तेलंगाना जो है वो बना था आंध्र स्टेट से अलग होके 2014 में। उसके बाद बॉम्बे स्टेट। तो बॉम्बे स्टेट पहले गुजरात और महाराष्ट्र दोनों को मिलाकर था, जिसको 1968 में फिर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। तो ये तो आपका हो गया गुजरात, ठीक है, ये आपका हो गया गुजरात शेर के आकार का, और उसके नीचे ये रहा आपका महाराष्ट्र, कुछ इस तरह से, ये आपका महाराष्ट्र, ठीक है। ये दोनों मिलाकर बॉम्बे स्टेट हुआ करते थे। 1960 में इसको अलग कर दिया गया था। उसके बाद बात आती है मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा की, जिसका रिऑर्गनाइजेशन हुआ था 1972 में। अगेन थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले मेघा, उसके बाद सैम, उसके बाद अरुण। क्या देखने गए थे? नागमणि देखने, नागमणि देखने कहाँ पर गए थे? रामपुरा, मतलब मिजोरम और त्रिपुरा। और यहाँ पर बात किसकी हो रही है? मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा की। और आसानी से आप इसको लोकेट कर पाओगे। मेघालय कहाँ पर है? तो सबसे पहले हम लोगों ने इसको लोकेट किया था। चलो पेन का कलर हम लोग बदल लेते हैं ताकि आप आसानी से समझ पाओ, ठीक है। मेघालय ये रहा आपका। उसके बाद मणिपुर, मणिपुर आपका इस साइड में रहा, ये रहा मणिपुर। एंड देन त्रिपुरा, त्रिपुरा आपका सबसे लास्ट में हम लोग जो यहाँ पे आते हैं वेस्ट बंगाल के बगल में, दैट इज त्रिपुरा। और ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 1972 में। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश ऊपर से ये चाइना से लगता हुआ स्टेट है, ठीक है। तो ये रहा। उसके बाद मिजोरम, मिजोरम आपका नीचे इस तरह से आपका मिजोरम नीचे आता है। उसके बाद झारखंड, उत्तरांचल एंड छत्तीसगढ़। इसको जरा देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। झारखंड जो है ना वो आपका बिहार से अलग करके बनाया गया था। तो बिहार कहाँ है? तो बिहार ये रहा, दिस इज बिहार। एंड बिहार से अलग करके नीचे जो आप ये स्टेट देख रहे हो, ये स्टेट, ये है झारखंड, ठीक है। तो इसको मैं कैसे कर दूं? ये वन, या इसको झारखंड आप मान सकते हो। उसके बाद उत्तरांचल, उत्तरांचल जो है उत्तर प्रदेश से अलग होकर बनाया गया था। तो ये एक हिमालयन स्टेट है, तो वो है ये रहा, ये हो गया उत्तरांचल, ठीक है। अभी के समय इसका नाम है उत्तराखंड, ठीक है, ये चीज़ E2। एंड उसके बाद आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश से अलग होकर बनाया गया था। इसको मैं कैसे बताऊं आपको? पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। और ये रहा आपका मध्य प्रदेश, ये हो गया मध्य प्रदेश, और उसके बीच में बगल में है ये छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़, दिस इज छत्तीसगढ़। लेट मी रेज ऑल दीज फर्स्ट एंड देन मध्य प्रदेश से अलग करके ये छत्तीसगढ़ बनाया गया था, दिस इज छत्तीसगढ़। और ये सब बनाए गए थे आपके 2000 में, नवंबर में। उसके बाद तेलंगाना, तेलंगाना के बारे में मैंने आपको बताया था। तेलंगाना कब बनाया गया था? तेलंगाना 2014 में बनाया गया था। आंध्र प्रदेश तो आपने देख ही लिया होगा, ये है आंध्र प्रदेश, और उसके बगल में है ये है तेलंगाना, ठीक है। तो तेलंगाना को मैं मार्क कर देता हूँ F वर्ड से, ठीक है, ये रहा। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। जम्मू एंड कश्मीर कौन सा रहा? जम्मू एंड कश्मीर ये रहा, एंड लद्दाख। आई होप कि सारे स्टेट्स के बारे में आपको याद हो गया होगा। चैप्टर 2 पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि स्टेट वेयर द फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट वाज फॉर्म इन 1957। वो स्टेट जहां पर सबसे पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। हालांकि वहां पर जो सरकार बनाई गई थी वो मेजोरिटी के साथ नहीं, लेकिन उन्होंने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का सहारा लिया था। 126 सीट का वहां का विधानसभा था, जिसमें से 60 सीट सीपीआई ने जीत लिया था। कुछ सीट्स की और दरकार थी, तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को साथ में लेकर वहां पर सरकार बना लिया गया था। और वो कौन सा स्टेट था? वो था केरला, ठीक है। और वहाँ के मुख्यमंत्री बने थे EMS नामुद्रीपाद। हालांकि कांग्रेस को ये ज़्यादा दिनों तक रास नहीं आई। कुछ ही सालों के बाद यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाकर यहाँ की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था। तो ये आप याद रखोगे कि ये कौन सा स्टेट था? केरला। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत में किसी भी स्टेट में सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार कहाँ पे फॉर्म हुई थी, तो वो हुई थी केरला में, राइट।
तो इस चीज़ को आप याद रखोगे। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर कुछ पर्सनालिटीज़ के बारे में दिया गया है कि किन किन एरिया से वो बिलोंग करते थे। सबसे पहले बात आती है राजकुमारी अमृत कौर के बारे में। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को स्टडी करोगे तो आपसे क्वेश्चन इस तरीके से डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है कि राजकुमारी अमृत कौर कहाँ से थी, चलो आप इस चीज़ को आप डिमार्केट करो, नहीं। आपसे ये पूछा जाता है कि इंडिया की जो मिनिस्ट्री है उसमें सबसे फर्स्ट मिनिस्ट्री में जो हेल्थ मिनिस्टर थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे, बस आपको दे दिया जाएगा। तो वो आपको पता होना चाहिए कि कौन थी, कौन था, या फिर वो किस एरिया से बिलोंग करते थे। ये सारा एरिया आपको पता होना चाहिए, सारे नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले राजकुमारी अमृत कौर, शी वॉज द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर इन इंटरिम गवर्नमेंट एंड वो कहाँ से आती थी, वो पंजाब से आती थी। तो राजकुमारी अमृत कौर हो गई पंजाब की, राइट। उसके बाद ए के गोपालन, ये आते हैं आपके सीपीआई के लीडर थे और सीपीआई मार्क्सिस्ट को इन्होंने ज्वाइन किया था बाद में जब सीपीआई दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी, और ये आते हैं केरला से। तो बी हो गए आपके ए के गोपालन। उसके बाद बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर आप जानते हो बहुत बड़े व्यक्ति, बहुत बड़े ज्ञानी आदमी, और इन्हीं की बदौलत भारत के संविधान का निर्माण हुआ, भारत के संविधान के जनक माने जाते हैं। और साथ ही साथ इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के फाउंडर थे। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को फॉर्म उन्होंने किया ही था, साथ ही साथ शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन को भी फॉर्म किया था। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में फॉर्म हो रहा था कॉन्स्टिट्यूशन। लॉ मिनिस्टर भी बनाए गए थे भारत में जब पहली कैबिनेट फॉर्म हुई थी तो उसमें लॉ मिनिस्टर थे। बाद में इन्होंने हिंदू कोड बिल के ऊपर, विवाद के ऊपर इन्होंने रिजाइन कर दिया था जब हिंदू कोड बिल पास नहीं हो पाया था। तो इनका जो जन्म हुआ है वो मध्य प्रदेश से हुआ है, ठीक है। हालांकि इनका जो एक कह सकते कर्म भूमि है वो महाराष्ट्र रहा था, बट एनीवे ये एरिया कहाँ से आएगा, ये मध्य प्रदेश में आता है। मध्य प्रदेश आपका मध्य में है, पूरे कंट्री के मध्य में है, तो ये चीज़ यहाँ से आपको फॉर्म होती है। तो बी आर अम्बेडकर हो गए मध्य प्रदेश से सी। उसके बाद रफ़ी अहमद किदवई, आर ए किदवई, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन थे फर्स्ट मिनिस्ट्री में, फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। रफ़ी अहमद किदवई जो है बाद में फिर गवर्नर भी बनते गए अलग अलग स्टेट के। ये कहाँ से आते हैं, यूपी से आते हैं, ठीक है। यूपी आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है, और आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट यूपी से ही हैं। 80 सीट, मतलब 80 एमपी जाते हैं लोकसभा में यूपी से। और लास्ट ईयर क्वेश्चन भी पूछा गया था कि वो स्टेट बताइए, मतलब मार्क करके, कि जिस स्टेट से सबसे ज़्यादा लोकसभा मेंबर जाते हैं या लोकसभा सीट्स हैं, तो वो यूपी आता है। फिर उसके बाद आचार्य नरेंद्र देव जो कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर थे, अगेन वो यूपी से आते हैं। उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय जो कि आरएसएस वर्कर थे, भारतीय जनसंघ के फाउंडर थे, बाद में जनरल सेक्रेटरी एंड उसके प्रेसिडेंट भी बनाए गए। उन्होंने इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का जो कंसेप्ट है उसको दिया था। ये कहाँ से आते हैं, तो दीनदयाल उपाध्याय अगेन आपके यूपी से आते हैं। आप लोगों ने देखा होगा अगर आप यूपी में रहते होंगे या यूपी से कभी आप गुजरे होंगे ट्रेन से, तो दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन भी है। आप लोग जल्दी से मुझे नाम बताओ कि दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन जो है वो नया नाम है, तो पुराना नाम क्या था उस जंक्शन का। उसके बाद आते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कि हिंदू महासभा के लीडर थे। भारतीय जनसंघ जब फॉर्म हुआ था 1951 में, तो उसके फाउंडर भी थे। नेहरू जी के कैबिनेट के ये एक मिनिस्टर भी थे, और अपने आप में ये एक यूनिक चीज़ थी क्योंकि ये नेहरू के काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक कह सकते हो कि एंटी विचारधारा के थे, बट स्टिल नेहरू जी ने इनको अपने कैबिनेट का पार्ट बनाया था। जम्मू एंड कश्मीर को जो ऑटोनॉमी दी गई थी आर्टिकल 370 के अंदर में, इसके खिलाफ इन्होंने काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें उठाई थी। ये जम्मू एंड कश्मीर गए भी थे, वहाँ पर उनको जेल में बंद कर दिया गया था और उसी हिरासत में इनकी मौत भी हो जाती है। तो ये चीज़ है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहाँ से आते हैं, वो आते हैं वेस्ट बंगाल से। तो जी जो पार्ट है वो आपके आएंगे वेस्ट बंगाल से। उसके बाद सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, लास्ट ईयर भी इनके ऊपर प्रश्न पूछा गया था, याद रखिएगा। सी राजगोपालाचारी इंडियन, अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल। ये भी चीज़ देखो, 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था ना, तो उस समय तक जो लास्ट गवर्नर जनरल थे, he was none other than माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। जब भारत को आज़ादी मिल गई तो फिर भी लॉर्ड माउंटबेटन ने हमारे यहाँ पर कंटिन्यू किया था एज द गवर्नर जनरल, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, लॉर्ड माउंटबेटन। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक। उसके बाद ये पोस्ट जाता है सी राजगोपालाचारी के पास, या राजा जी भी इनको कहा जाता है, राजा जी के पास। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि फर्स्ट इंडियन टू बी ए गवर्नर जनरल, तो सी राजगोपालाचारी। अच्छा, लास्ट गवर्नर जनरल इन एनी केस, या फिर आप कहो कि लास्ट गवर्नर जनरल उसके बाद ये पद ही खत्म हो गया, तो वो थे सी राजगोपालाचारी।
ठीक, तो ये चीज़। उसके बाद स्वतंत्रता पार्टी की भी इन्होंने स्थापना करी थी, मद्रास के ये चीफ मिनिस्टर भी रहे थे और भारत रत्न के पहले रिसिपेंट थे। पहला जो भारत रत्न है वो 3 व्यक्तियों को दिया गया था, सी राजगोपालाचारी, सीवी रमन और सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति और पहले उपराष्ट्रपति भी थे। एनीवे, सी राजगोपालाचारी कहाँ से बिलोंग करते हैं? ऑब्वियसली मद्रास के सीएम। तो ये जो एरिया है, जो अभी के समय आप इसको तमिलनाडु के तौर पे जानते हो, वो ये एरिया है। तो यहाँ से बिलोंग करते हैं सी राजगोपालाचारी एच। उसके बाद रिवीजन के बारे में देख लेते हैं, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। राजकुमारी अमृत कौर कहाँ पे? तो ये रहा पंजाब वाला इलाका। उसके बाद A.K. गोपालन कहाँ पर? खेड़ला में। B.R. अम्बेडकर मध्य प्रदेश, एंड रफ़ी अहमद किदवई ये यूपी से, आचार्य नरेंद्र देव यूपी से, दीनदयाल उपाध्याय यूपी से, श्यामा प्रसाद मुखर्जी आपके वेस्ट बंगाल से, एंड सी राजगोपालाचारी आपके मद्रास और तमिलनाडु से। तो भाखड़ा नंगल डैम आपको हिमाचल प्रदेश में मिलता है। हिमाचल प्रदेश कहाँ है? अगेन ये हिमालयन स्टेट, पंजाब से अलग करके बनाया गया था। ये आपका इधर आता है, ये आपका यहाँ पर आएगा। तो भाखड़ा नंगल डैम हिमाचल प्रदेश में। कमेंट में ये बताओ कि चलो कि भाखड़ा नंगल डैम किस नदी पर अवस्थित है। ठीक, ये आपके लिए एक होमवर्क है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इस चीज़ का जवाब देना। फूड क्राइसिस इन 1960, तो ये आपका बिहार में आया था, और बिहार आपका ये रहा, नेपाल से लगता हुआ एक स्टेट, लैंडलॉक्ड स्टेट। ये आपका ऊपर नेपाल है एंड यहाँ पर आपका बिहार है, तो बिहार को मैं सी से डिनोट कर देता हूँ। उसके बाद अमूल, अमूल जो है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जो कि आपका गुजरात से आता है। तो डी आपका अमूल यहाँ पर आ जाएगा। इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन या इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, इसमें जो सबसे पहला नाम आता है वो नेहरू जी का आता है, क्योंकि नेहरू जी 1947 से लेकर अपने मृत्यु 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री के साथ साथ भारत के विदेश मंत्री भी रहे थे। ठीक, और इंडियन फॉरेन पॉलिसी के आर्किटेक्ट भी कहे जाते हैं। नॉन लाइन मूवमेंट को काफ़ी बड़े स्तर पर इन्होंने लीड किया था। नेहरू जी की बात करें तो नेहरू जी का जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश में हुआ था, तो नेहरू जी यहाँ से आए थे, तो ए यहाँ पर हो जाएगा। पटेल, पटेल जो सरदार पटेल थे, फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही प्लेड अ की रोल इन द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। 565 प्रिंसली स्टेट थे, तो उनके इंटीग्रेशन में इन्होंने काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया था। लौह पुरुष की उपाधि भी दी गई थी, और इनके याद में स्टैचू ऑफ यूनिटी का भी निर्माण कराया गया था। और कहाँ पे करवाया गया था? गुजरात में। तो पटेल जी जो आते हैं वो आते हैं गुजरात से। उसके बाद वी.के. कृष्ण मेनन, जो कि ब्रिटिश लेबर पार्टी के मेंबर थे, नेहरू के बहुत अच्छे दोस्त, डिफेंस मिनिस्टर भी रहे थे, साथ ही साथ पहले ये एम्बेसडर भी रह चुके, यूनाइटेड नेशंस में इंडिया को इन्होंने रिप्रेजेंट भी किया था, एंड डिफेंस मिनिस्टर रहे थे 1957। लेकिन जब सिनो इंडिया वॉर होता है तो उसमें जब हार जाते हैं तो इनके ऊपर काफ़ी प्रेशर पड़ा और इन्होंने रिजाइन कर दिया था। तो वी.के. कृष्ण मेनन, और ये इनका जन्म है वो केरला में हुआ था, कोझिकोड में। तो केरला आपको आता है सबसे नीचे में लेफ्ट हैंड साइड में। सी आपके वी.के. कृष्ण मेनन यहाँ से। इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो इस चैप्टर में आपके हैं, सबसे पहले धर्मशाला, और आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में सबसे हाई पर, मतलब सबसे हाईएस्ट प्लेस पर जो क्रिकेट स्टेडियम है वो धर्मशाला में है, और लार्जेस्ट सेटलमेंट ऑफ तिब्बतियंस इंडिया है, और यहीं पर दलाई लामा भी रहते हैं। दलाई लामा आपको पता होना चाहिए कि 14th दलाई लामा है अभी के समय में। दलाई लामा एक पोस्ट है, ना कि नाम। उनका नाम है तेंजिंग ग्यात्से, और ये यहीं पर रहते हैं, और साथ ही साथ यहीं पर जो गवर्नमेंट इन एग्जाइल है वो भी यहीं से चलती है तिब्बतियंस की। तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में है, तो यहाँ पर आपको धर्मशाला यहाँ पर मिल जाएगा हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद लद्दाख, लद्दाख मैंने कई बार बता दिया है, और मैं आपको बताता हूँ कि ये पूरा अगर वीडियो देखते हो ना तो आपको याद ही हो जाएगा कि कौन कौन से स्टेट कहाँ कहाँ पे हैं। तो लद्दाख आपका ये ऊपर वाला पार्ट है। अरुणाचल प्रदेश राइट साइड में चाइना से लगा हुआ एरिया, जो कि 1962 वॉर में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में रहा था। लद्दाख भी वही एरिया है। शिमला, शिमला में एग्रीमेंट हुआ था। शिमला कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, समर की राजधानी जो है वो शिमला है। तो हिमाचल प्रदेश में अगेन इसमें ही ये चीज़ आ जाएगा, तो इसको डी से भी मैं डिनोट कर देता हूँ, हिमाचल ही है वो। उसके बाद कारगिल, कारगिल आपका जम्मू एंड कश्मीर में आता है, ये वाला पार्ट जो है। हालांकि प्रेजेंट डे तो अगर आप देखोगे तो वो आपका लद्दाख वाले पार्ट में आ जाएगा, बट या ये इसी पार्ट में आप उसको डिनोट कर सकते हो। उसके बाद बात आती है पोखरन की। पोखरन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर दोनों टाइम न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे। एक बार इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के अंदर में 1974, और साथ ही साथ दूसरी बार अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार के समय में 1998 में। पोखरन 1 पोखरन 2 के नाम से जाना जाता है, और ये पोखरन कहाँ पर है? तो वो है राजस्थान में, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। और ये रहा वो राज्य, ठीक है, सबसे बड़ा राज्य है एरिया में अगर आप देखोगे तो राजस्थान ये रहा। इसको मैं एफ से डिनोट कर देता हूँ, ये रहा आपका राजस्थान। राइट, नेक्स्ट चैप्टर 5 पे आते हैं। स्टेट टू इज द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज बिलोंग। लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री रेलवे मिनिस्टर रहे थे नेहरू जी के कैबिनेट में 51 से लेकर 56 तक।
यूपी की कैबिनेट में भी ये मिनिस्टर रहे थे। सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नेहरू जी की डेथ के बाद भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री नेहरू जी, इन्होंने ही नारा दिया था जय जवान जय किसान का। साथ ही साथ इन्हीं के समय में भारत और पाकिस्तान के बीच में 1965 की वॉर हुई थी और ताशकंद एग्रीमेंट, जो कि उज्बेकिस्तान, करंट डे उज्बेकिस्तान की राजधानी है, वहाँ पर अयूब खान और शास्त्री जी के बीच में ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था, जिसके बाद वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई थी। तो वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? वो यूपी से बिलोंग करते हैं। तो ये हो गया लाल बहादुर शास्त्री यूपी। और उसके बाद इंदिरा गांधी की बात करें तो नेहरू जी के बाद शास्त्री जी, और शास्त्री जी के बाद इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनती है, थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और ये शास्त्री जी के कैबिनेट में मिनिस्टर भी थी। गरीबी हटाओ का नारा दिया था इन्होंने 1971 के इलेक्शन में। बहुत सारे प्रो पुअर प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किए थे और इन्होंने ही भारत में जो इंटरनल इमरजेंसी है उसको इम्पोज किया था 1975 में। ये कहाँ से आती है? अगेन ये उत्तर प्रदेश से आती हैं, तो इसलिए ये स्टेट हो जाएगा अगेन उत्तर प्रदेश। उसके बाद आते हैं अन्नादुरई। ये मद्रास के सीएम थे। इन्होंने डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कजगम नाम की पॉलिटिकल पार्टी को फॉर्म किया था 1949 में। हिंदी के खिलाफ इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एजिटेशन किया था, हिंदी को इम्पोज करना और हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाना, ये सब, इन सब चीज़ों का इन्होंने विरोध किया था। और वहाँ पे जो पॉलिटिक्स है वो हिंदी विरोधी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये कहाँ के? ऑब्वियसली मद्रास के सीएम है, तो तमिलनाडु, ये रहा आपका इलाका, और यहाँ से सीएम अन्नादुरई। ठीक है, तो सी। उसके बाद राम मनोहर लोहिया, जो कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर थे, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर थे, और इन्होंने नॉन कांग्रेसिज्म की स्ट्रेटजी दी थी 1967 के इलेक्शन में। और ये कहाँ से आते हैं राम मनोहर लोहिया? तो आते हैं यूपी से। ठीक है। उसके बाद के कामराज, ये सिंडिकेट के लीडर थे। ठीक है। और इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में इनका भी योगदान काफ़ी रहा था उस ज़माने में। इन्होंने समझा था कि गूंगी गुड़िया बन के ये प्रधानमंत्री रहेंगी, बट बाद में इनको ही बाहर निकाल दिया जाता है एंड ऑल। तो सीएम ऑफ मद्रास रह चुके थे इन्होंने। मिड डे मील जो स्कूल में बच्चों को दिया जाता है उसको इंट्रोड्यूस किया था, सिंडिकेट के पार्ट थे। और ये और मद्रास के सीएम तो ऑब्वियसली ये कहाँ पे होंगे? तमिलनाडु, क्योंकि मद्रास को ही बाद में तमिलनाडु के तौर पे जाना जाता है। उसके बाद एस निजलिंगप्पा, ये मैसूर के सीएम थे और कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे थे 1968 से 71 तक। और ये भी सिंडिकेट के पार्ट हुआ करते थे। और मैसूर मतलब प्रेजेंट डे कर्नाटका, तो ये कर्नाटका ये रहा। ठीक है, एफ यहाँ से बिलोंग करेंगे, मतलब एस निजलिंगप्पा। उसके बाद कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर एक बड़ा नाम, क्योंकि ये बिहार के चीफ मिनिस्टर रहे थे 70 से 71 तथा 77 से 79 के बीच में। इन्होंने लोहिया और जयप्रकाश नारायण को काफ़ी ज़्यादा फॉलो किया था, उनकी आइडियोलॉजी पे चले थे। और साथ ही साथ इन्होंने बिहार में रिजर्वेशन दिया था ओबीसीज़ को, और साथ ही साथ जो इकोनॉमिकली स्टैंडर्ड है, साथ ही साथ महिलाएँ हैं, उन सभी को रिजर्वेशन दिया था। तो कर्पूरी ठाकुर काफ़ी बड़ा नाम, और ये बिलोंग करते हैं बिहार से। तो बिहार ये रहा, और जी यहाँ पर मार्क किया जाएगा। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद वीवी गिरी। वीवी गिरी जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1969 में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था उसमें वीवी गिरी और नीलम संजीवा रेड्डी के बीच में टसल हुआ था। एंड इंदिरा गांधी ने इनको अपना कैंडिडेट प्रेजेंट किया था इनको, और कांग्रेस ने तो वैसे नीलम संजीवा रेड्डी को प्रेजेंट किया था, बट इंदिरा गांधी ने इनको आगे किया था। बाद में ये जीत भी जाते हैं। 1969 से लेकर 74 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहते हैं। श्रीलंका में एम्बेसडर भी रह चुके थे, और साथ ही साथ प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन के समय में ये भारत के वाइस प्रेसिडेंट भी थे। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं ओडिशा से। इनका जन्म जो है वो ओडिशा में हुआ था। ओडिशा कहाँ पर है? तो ये रहा आपका ओडिशा। ओडिशा एक कोस्टल स्टेट है, तो यहाँ से वो बिलोंग करते हैं। अब कुछ स्टेट हैं जहाँ पर कांग्रेस चुनाव हारी थी। देखो लास्ट ईयर ना ये प्रश्न आया हुआ था, ठीक है, कुछ स्टेट को मार्क कर दिया गया था और आपको बताना था कि इनमें से कौन से स्टेट में कांग्रेस चुनाव हारी थी 1967 की इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में। तो देखो पंजाब कहाँ पर है? तो पंजाब ये रहा। उसके बाद हरियाणा कहाँ पे है? तो उसके नीचे ही हरियाणा है, उसी के साथ दिल्ली लगता है। यूपी आपका इधर रहा, एमपी आपका ये बीच में रहा, एमपी मध्य प्रदेश। उसके बाद बिहार, बिहार आपका राइट साइड में रहा, नेपाल के नीचे। उसके बाद वेस्ट बंगाल, ये उसके बगल में ही है, एफ बंगाल। एंड उसके बाद उड़ीसा ठीक नीचे, उड़ीसा। मद्रास मतलब तमिलनाडु, ये आपका एच हो गया। एंड केरला के लिए आई, मतलब आई यहाँ पर केरला। तो ये वो स्टेट है जहाँ पर कांग्रेस चुनाव हार गई थी 1967 में। अब नया स्टेट वेयर द फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट वाज फॉर्म बाय सिक्योरिंग क्लियर मेजोरिटी। ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। देखो मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि वो स्टेट जहाँ पर सबसे पहली बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी तो वो केरला था, लेकिन वो मेजोरिटी के साथ फॉर्म नहीं हुआ था। सबसे पहली बार जो मेजोरिटी के साथ फॉर्म हुआ था वो हुआ था तमिलनाडु में, राइट। ये रहा तमिलनाडु, ठीक है। यहाँ पर फॉर्म हुआ था विथ मेजोरिटी, मेजोरिटी के साथ फॉर्म हो गया था, ठीक है, 1967 के इलेक्शन में।
तो ये दोनों फैक्ट आप याद रखोगे, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है उसको भी याद रखोगे। और कौन सी पार्टी जीती थी? डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कज़ागम अन्नादुरई की पार्टी। रिवीजन देख लेते हैं। लाल बहादुर शास्त्री कहाँ से थे? यूपी से थे। इंदिरा गांधी अगेन यूपी से थी। सेम अन्नादुरई ये मद्रास के थे, सी यहाँ पर। उसके बाद राम मनोहर लोहिया यूपी से अगेन। के कामराज अगेन आपका मद्रास वाला पार्ट है, तो ई यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद एफ एस निजलिंगप्पा कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। उसके बाद एफ, उसके बाद जी कर्पूरी ठाकुर बिहार के सीएम। एंड वी विगिरी अर्थात ओडिशा। ये पूरा आपका लोकेशन मार्क हो गया। उसके बाद चैप्टर 6 पे आते हैं। चैप्टर 6 में सबसे पहले दो स्टेट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, जहाँ पर 1974 में स्टूडेंट ने एजिटेशन स्टार्ट किया था। एंड गुजरात में नवनिर्माण मूवमेंट जिसको लीड किया था मोरारजी देसाई ने, और दूसरी तरफ बिहार में जयप्रकाश नारायण ने लीड किया था। मसला वही था कि करप्शन बहुत ज़्यादा थी, सरकार बहुत ज़्यादा करप्ट हो गई थी, महंगाई काफ़ी ज़्यादा थी। तो सबसे पहले बात करते हैं गुजरात के बारे में। तो गुजरात देखो आप, गुजरात कहाँ पर है? तो ये शेर के आकार वाला जो स्टेट है वो है गुजरात, राइट। तो यहाँ पर आपका गुजरात हो गया। एंड दूसरी तरफ बिहार, ये रहा आपका बिहार जहाँ पर जयप्रकाश नारायण ने लीड किया था, ठीक है। ये टू। उसके बाद स्टेट फ्रॉम वेयर द नक्सल मूवमेंट स्टार्टेड। नक्सल मूवमेंट इसलिए कहा ही जाता है बिकॉज नक्सलबारी नाम के गांव से स्टार्ट हुआ था, दार्जिलिंग के अंदर में आता है। तो वो आया था वेस्ट बंगाल से, तो ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी। तो वेस्ट बंगाल आपका हो गया बी, राइट। स्टेट फ्रॉम वेयर द केशवानंद भारती केस बिलोंग टू, ये बिलोंग करता है केरला से, कि केशवानंद भारती केस को जाना जाता है वो केस जिसने भारत में लोकतंत्र को बचा लिया था। आज तक की जुडिशियल हिस्ट्री में सबसे बड़ी जो बेंच बैठी है वो केशवानंद भारती केस में बैठी थी, 13 जजों की बेंच बैठी थी। एंड जो बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन है वो इसी जजमेंट में दिया गया था। तो ये आपका आता है केशवानंद भारती केस केरला से। उसके बाद स्टेट फ्रॉम वेयर इंदिरा गांधी कंटेस्टेड इलेक्शन ऑफ 1971, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी इलेक्शन के जीतने के बाद जो केस किया गया था इंदिरा गांधी के ऊपर राजनारायण के द्वारा, उस केस को इंदिरा गांधी ने हारा। एंड इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि आपके पास ये अधिकार नहीं है कि भारत की आप प्रधानमंत्री रह सकती है। एंड फिर उसके बाद रिटेलिएशन में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी इंपोज कर दिया था। तो 1971 का जो इलेक्शन है उन्होंने रायबरेली से लड़ा है, और ये आपका आता है यूपी से। तो डी से मैंने मार्क कर दिया है यूपी। उसके बाद हाई कोर्ट दैट डिक्लेयर्ड इंदिरा गांधी इलेक्शन इनवैलिड, तो अगेन इलाहाबाद हाई कोर्ट, ये भी आपका यूपी में आता है। स्टेट फ्रॉम वेयर फणीश्वर नाथ रेणु बिलोंग टू, ये बिलोंग करते हैं बिहार से, फणीश्वर नाथ रेणु एफ। उसके बाद स्टेट फ्रॉम वेयर शिवराम कारनाथ बिलोंग टू, वो बिलोंग करते थे कर्नाटका से, तो ये हो गया कर्नाटक। और यहाँ पर शिवराम कारनाथ बिलोंग करते थे बिकॉज फणीश्वर नाथ रेणु और शिवराम कारनाथ ने जो अपने प्राइजेस थे उसको लौटाया था भारत सरकार को इमरजेंसी के खिलाफ। स्टेट फ्रॉम वेयर राम मनोहर लोहिया बिलोंग टू, राम मनोहर लोहिया बिलोंग करते हैं उत्तर प्रदेश से, तो अगेन उत्तर प्रदेश एच। उसके बाद स्टेट टू विच द फॉलोइंग पर्सनालिटी बिलोंग, सबसे पहले नाम आता है जयप्रकाश नारायण का। जयप्रकाश नारायण एक सोशलिस्ट लीडर और क्विट इंडिया मूवमेंट में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था गांधी जी के साथ ही साथ संपूर्ण क्रांति के लीडर, बिहार मूवमेंट के लीडर, और इमरजेंसी के समय इंदिरा गांधी के समय कोई चेहरा माना जाता था, वो माना जाता था जयप्रकाश नारायण का, ठीक है। वो इमरजेंसी के बहुत बड़े कह सकते हो कि विरोधी एंड विरोध का चेहरा थे। तो जयप्रकाश नारायण बिलोंग करते हैं बिहार से, राइट। तो उसके बाद चारू मजूमदार जो कि सीपीआई मार्क्सिस्ट के लीडर थे, बाद में इन्होंने सीपीआई मार्क्सिस्ट लेनिस्ट की स्थापना करी थी। एंड इन्होंने तेभागा मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट किया था। तो ये चारू मजूमदार कहाँ से आते हैं? तो ये वेस्ट बंगाल से आते हैं। तो उसके बाद मोरारजी देसाई जो कि बॉम्बे के चीफ मिनिस्टर भी एक ज़माने में रहे थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे थे। बाद में जब कांग्रेस पार्टी के दो टुकड़े हो जाते हैं 69 में, तो कांग्रेस ओ में इन्होंने ज्वाइन कर लिया था। एंड ये प्राइम मिनिस्टर भी रहे थे 77 से 79 तक। और भारत में जो पहले गैर कांग्रेसी सरकार थी जनता पार्टी की सरकार, उसमें ये प्रधानमंत्री थे, फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर। तो मोरारजी देसाई बिलोंग करते हैं, बेसिकली ये तो बॉम्बे स्टेट के पार्ट थे बट पर्टिकुलरली ये गुजरात से बिलोंग करते हैं। तो आप कह सकते हो कि मोरारजी देसाई सी गुजरात। उसके बाद चौधरी चरण सिंह जब भारत में पहली बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी मोरारजी देसाई के अंदर में, तो उस समय में भारत के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर थे 77 से 79 के अंदर में। एंड उसके बाद वो सरकार गिर जाती है मोरारजी देसाई की, और उसके बाद चौधरी चरण सिंह कांग्रेस के सपोर्ट के साथ भारत के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो 79 से 80 तक भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं चौधरी चरण सिंह। इन्होंने भारतीय क्रांति दल, भारतीय लोक दल की स्थापना भी करी थी, 2 बार ये यूपी के चीफ मिनिस्टर भी रहे थे। और ये यूपी से आते हैं, किसान नेता, हालांकि जो इनके एंसेस्टर थे वो बिलोंग करते थे हरियाणा से, लेकिन ये खुद इनका जन्म हापुड़ में यूपी में हुआ था। तो चौधरी चरण सिंह डी उत्तर प्रदेश। उसके बाद बाबू जगजीवन राम जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे 77 से 79 के अंदर में। मतलब मोरारजी देसाई के अंदर में ना, जब मोरारजी देसाई
प्राइम मिनिस्टर थे तो उनके अंदर में 2 डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, चौधरी चरण सिंह एंड बाबू जगजीवन राम। एंड ये दोनों भी कंटेंडेड थे प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, बट अल्टीमेटली मोरारजी देसाई बनते एंड बाबू जगजीवन राम भारत के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनते। और ये फर्स्ट मिनिस्ट्री में, जो नेहरू जी की फर्स्ट मिनिस्ट्री थी, उसमें ये लेबर मिनिस्टर भी थे और ये बिलोंग करते हैं बिहार से, राइट। तो बाबू जगजीवन राम यहाँ पर। और बाद में बाबू जगजीवन राव की जो पुत्री हैं मीरा कुमार, वो लोकसभा अध्यक्ष भी बनती है कांग्रेस 2 के समय में। और आपको पता होना चाहिए कि भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमारी थी, जो कि बाबू जगजीवन राम की पुत्री। रीजनल एस्पिरेशन, जिसमें सबसे पहले बात आती है जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू एंड कश्मीर कहाँ पर है, तो ये रहा जम्मू एंड कश्मीर एंड ये रहा लद्दाख। पहले ये पूरा ही इलाका जम्मू एंड कश्मीर के नाम से जाना जाता था। इसमें बात आती है अब्दुल्ला फैमिली के बारे में, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला एंड उमर अब्दुल्ला। ठीक है, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो एक ज़माने में प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थे, ठीक है, बाद में ये चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बन जाते हैं। ठीक है, पहले इनको प्राइम मिनिस्टर के तौर पे जाना जाता था, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में वो जो पोस्ट है चीफ मिनिस्टर वाला, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के नाम से, वजीर आजम के नाम से जाना जाता है। फिर इनके बेटे, जब इनकी मृत्यु होती है 1982 में, तो उसके बाद फारूक अब्दुल्ला और उसके बाद उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बनते। फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला दोनों ही जीवित हैं, राइट। तो ये पूरा फैमिली है अब्दुल्ला फैमिली, जो कि चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं कभी ना कभी जम्मू एंड कश्मीर के। उसके बाद मुफ्ती फैमिली, मुफ्ती मोहम्मद सईद एंड उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती, दोनों ही चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर के। महबूबा मुफ्ती पहली विमेन चीफ मिनिस्टर थी जम्मू एंड कश्मीर की। उसके बाद आता है पंजाब के बारे में, जिसमें मास्टर तारा सिंह, जो कि अकाली मूवमेंट के लीडर थे और इन्होंने पंजाब के फ्रीडम मूवमेंट को भी लीड किया था। तो पंजाब कहाँ पर आता है, तो ये रहा आपका पंजाब। यहीं से आपके सारे लीडर्स बिलोंग करते हैं। संत हरचंद सिंह लोगोवाल अकाली लीडर, राजीव गांधी के साथ पंजाब एकॉर्ड भी हुआ था, जिसको राजीव गांधी और लोंगोवाल एकॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है। अकाली दल, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 1920 में, और इन्होंने पंजाबी सूबा बनाने के लिए मूवमेंट भी स्टार्ट किया था। तो ये अकाली दल है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी है इंडिया के। ऑपरेशन ब्लू स्टार भी पंजाब में स्टार्ट हुआ था। पंजाब में आप जानते हो कि जब जो गोल्डन टेम्पल है उसमें कुछ, जब वहाँ पे मिलिटेंट्स जमा हो गए थे, तो फिर इंडियन गवर्नमेंट ने वहाँ पर मिलिट्री भेजी थी, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार वहाँ पर चलाया गया था। उसके बाद बात आती है असम की। लास्ट ईयर ही इससे क्वेश्चन पूछा गया था कि बोडोज, कार्बीज एंड दिमास ये कहाँ की कम्युनिटीज़ हैं, तो आसाम में। आसाम मैंने आपको बता दिया है कि आसाम ये वाला स्टेट है, ए आकार में स्टेट है। तो बोडोज, कार्बीज एंड दिमास ये सब यहीं से आते हैं। उसके बाद आता है आसू। आसू मतलब ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन। इन्होंने एंटी फॉरेनर मूवमेंट को स्टार्ट किया था 79 में, और राजीव गांधी के साथ एकॉर्ड भी साइन होता है 85 में। अगेन ये आसाम से बिलोंग करते हैं। मिजोरम में लालदेंगा, जो कि मिजो नेशनल फ्रंट के फाउंडर थे, राजीव गांधी के साथ एग्रीमेंट होता है। मिजोरम के सीएम भी रहे थे 86 से लेकर 88 तक। तो मिजोरम कहाँ है, जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर हो गया मेघालय, उसके बाद असम, उसके बाद अरुणाचल, और उसके बाद नागालैंड, उसके बाद नागमनी, तो ये हो गया मणिपुर। देखने कहाँ पर गए, मिजोरम, रामपुरा गए थे तो मिजोरम, तो ये रहा मिजोरम। मिजोरम आपका ये रहा, तो यहाँ पर लालदेंगा बिलोंग करते हैं यहाँ से। उसके बाद नागालैंड आपका अरुणाचल के नीचे आता है, तो ये वाला पार्ट रहा नागालैंड। अंगामी जापू फिजो, जो कि इंडिपेंडेंट नागालैंड के लिए इन्होंने मूवमेंट को लीड किया था। उसके बाद सिक्किम की बात आती है। सिक्किम में काजी लैंगदुप दौरजी खानसरपा, जिन्होंने सिक्किम प्रजा मंडल एंड सिक्किम नेशनल कांग्रेस को फाउंड किया था। इन्होंने सिक्किम को इंडिया के साथ जोड़ने के लिए काफ़ी प्रयास भी किए थे, और बाद में अल्टीमेटली 75 में 22nd स्टेट बनता है। तो ये रहा सिक्किम, राइट। उसके बाद सिक्किम अगेन चोग्याल डायनेस्टी के अंदर में प्रोटेक्टोरेट ऑफ इंडिया, 22nd स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन 1975 में बनता है। तो ये अगेन सिक्किम। एंड गोवा इंडिपेंडेंस 1961 में फॉर्म होता है। गोवा, ये देखो, ये छोटा सा स्टेट जो है ना, वो गोवा है, जिसको पोर्टुगीज से हम लोगों ने लिया था। ऑपरेशन विजय यहाँ पर फॉर्म हुआ, मतलब इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया था, और उसके बाद यहाँ पर इसको, गोवा को इंडिया का पार्ट बनाया गया था 61 में पोर्टुगीज। उसके बाद हम लोग आते हैं सबसे लास्ट चैप्टर, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो पर्सनालिटीज़ हैं उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले नाम आता है बीपी मंडल का, जो कि 1967 से 70 एंड 77 से 79 के बीच में ये एमपी रहे थे। और फिर इन्होंने सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन को भी चेयर किया था, जिसको मंडल कमीशन के नाम से जाना जाता है, जिसके अंतर्गत इन्होंने रिकमेंड किया था कि ओबीसीज के लिए 27% रिजर्वेशन दिया है। सीएम ऑफ बिहार 1968 में ये रहे थे। एंड बीपी मंडल ऑब्वियसली बिहार से बिलोंग करते हैं, तो ये कहाँ पे आएंगे, यहाँ पर, ये है बिहार।
उसके बाद कांसीराम का नाम आता है। कांसीराम का जो जन्म है हालांकि पंजाब में हुआ था, लेकिन इनकी जो कर्म भूमि है वो ज़्यादातर पार्ट जो है वो यूपी में रहा था। तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियसली आप अपने आंसर को मार्क करना, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में किस तरीके से आपको डिनोट किया गया उस हिसाब से आप इस चीज़ को मार्क कर सकते हो। हालांकि मेरा जो ये स्ट्रिक्ट है वो ये कहता है कि ज़्यादातर कांसीराम का जो डिनोशन है वो आपको यूपी से दिखा जाएगा। लेकिन अगर पंजाब से करके ये लिखा जाए कि हाँ उस यहाँ पर देखो क्वेश्चन में किस तरीके से रहता है, यहाँ पर लेट से मार्क कर दिया जाएगा और उनके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा कि यहाँ से जो व्यक्ति हैं वो बिलोंग करते हैं जिन्होंने बैनसेफ और जो बीएसपी है उसका गठन किया था। तब आप मार्क कर सकते हो कि हाँ कांसीराम एंड ऑल ये पंजाब से भी। लेकिन ज़्यादातर उम्मीद है कि वो यूपी से दिया जाएगा, क्योंकि यूपी ही ज़्यादातर इनकी कर्मभूमि रही है और यूपी से ही ज़्यादा पहचाने जाते हैं। तो कांसीराम तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, लेकिन वो पंजाब से भी बिलोंग करते, पंजाब में उनका जन्म हुआ था, ये चीज़ है। DS4 बैमसेफ और बहुजन समाज पार्टी का जो फाउंडेशन है वो कांसीराम ने किया था। अब कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट हैं जो कहाँ कहाँ पे हुए थे उसको हम लोग देख लेते हैं। बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन उत्तर प्रदेश में हुआ था, और राजीव गांधी का असैसिनेशन तमिलनाडु में हुआ था जब वो चुनावी यात्रा पे गए थे प्रचार प्रसार करने के लिए। स्टेट टू विच बीपी मंडल वॉज रिलेटेड तो वो हो गया आपका बिहार। स्टेट टू विच कर्पूरी ठाकुर वॉज रिलेटेड अगेन बिहार। बहुजन समाज पार्टी जहाँ पर सरकार बनाती है तो वो उत्तर प्रदेश में मायावती की पार्टी, तो आपका हो गया ई उत्तर प्रदेश। स्टेट फ्रॉम वे शाहबानो केस अगेन उत्तर प्रदेश। स्टेट वेयर कल्याण सिंह वॉज अ CM एट द टाइम ऑफ डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद उत्तर प्रदेश। एंड PM मोदी एज एन MP, PM मोदी MP बनारस से रहे हैं दोनों टर्म, तो वो आ गए आपके उत्तर प्रदेश में ही। तो ये H तक आपका उत्तर प्रदेश। अब आपके कुछ असाइनमेंट है, ये क्वेश्चंस है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, बोर्ड्स में आ चुके हैं, तो इनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। स्टेट टू विच राजकुमारी अमृत कौर हेल्थ मिनिस्टर नेहरूज कैबिनेट बिलोंग को बताना है। आपको वो अल्फ़ाबेट भी लिखना है और साथ ही साथ कौन सा स्टेट है उसका नाम भी लिखना है। द स्टेट टू विच फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट एस निजलिंगप्पा बिलोंग, द स्टेट वेयर कर्पूरी ठाकुर वॉज द चीफ मिनिस्टर, एंड द स्टेट टू विच पॉलिटिकल पार्टी DMK बिलोंग। ये आपका असाइनमेंट 1 है। असाइनमेंट 2 का प्रश्न है द स्टेट एसोसिएटेड विद एंटी अरब मूवमेंट, द स्टेट विच सॉ मूवमेंट टू सेपरेट नेशनल एग्जिस्टेंस, द स्टेट वेयर द बोडो एंड कार्बी कम्युनिटीज लिव, and the state where Longoval Accord was signed, and the state which has a special status given by the Constitution of India। ये आपको बताना है असाइनमेंट 2 के अंतर्गत। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, एंड मैं आशा करता हूँ कि सारे स्टेट्स अब तो आपको याद हो ही गए होंगे। एंड मैं ये कहूँगा कि इनसे बाहर आपको क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। हाँ, केवल इस चीज़ का याद रखिए कि जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया है वो भी आपके ध्यान में रहे। आई होप ये सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा। किसी और प्रकार की आपको दिक्कत आती हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप बहुत ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।